लेकिन आजकल इन दिनों एक मामला और सुर्खियों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बना हुआ है। ये मामला है बेंगलुरु के एक इंजीनियर का। बेंगलुरु के इंजीनियर ने जिस तरह से वीडियो बनाया और एक पत्र लिखा जो 24 पन्नों का पत्र होता है, उसके बाद फिर हर किसी की ज़ुबान पर, अब चाहे कहीं भी हो, इवन एक व्यक्ति ने तो अपने जो बिल वो काट के देता है उसमें भी आई एम सॉरी लिखा हुआ है, कहा कि हम तुम्हें शायद इंसाफ ना दिला सकें, या फिर उसके लिए कुछ ऐसी वो प्रार्थना कर रहा है। यानी कि हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि अतुल सुभाष के मामले में कोई ना कोई अपडेट बेहतरीन तरीके से आना चाहिए और जो अपराधी हैं उनको कम से कम समय में सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसकी पत्नी यानी कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता ने जो पुलिस के सामने बयान दिए, उसके सामने ऐसा लगता है जैसे क्या ये मामला अब दलीलों पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर ही चल पाएगा। और अदालत का काम भी ये होता है, अदालत साफ साफ कहती है कि भले ही चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन कोई एक बेकसूर नहीं पकड़ा जाना चाहिए, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और यहाँ पर अभी तक लोग जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ दलीलें दे रहे हैं, इमोशनल बातें कर रहे हैं, लेकिन पत्नी ने जिस तरह की बात पुलिस के सामने पेश की है उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं बचकर ना निकल जाए। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसकी पत्नी ने ऐसा क्या दांव खेला जिसकी वजह से पुलिस भी सख्ते में आ गई है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर सिटी की एक महिला होती है। दरअसल वो महिला अपने मोबाइल में जो सोशल मीडिया होते हैं उसके पन्ने पलट रही थी और पन्ने पलटते पलटते अचानक उसके सामने एक वीडियो आती है और वीडियो में एक लड़का होता है। लड़के ने अपने सर पर हेडफोन लगाया हुआ था। उसकी बातें सुनने के बाद वो महिला रोने लगती है, भावुक हो जाती है। और थोड़ा आगे जब वो महिला बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते देखती है कि 3-4 नाम थे जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहे थे। एक नाम होता है निकिता सिंघानिया, दूसरा नाम होता है निशा सिंघानिया और तीसरा नाम होता है अनुराग सिंघानिया। दरअसल उस महिला के ये तीनों नाम बड़े परिचित से लग रहे थे क्योंकि जौनपुर की वो महिला होती है, जौनपुर के ये तीनों रहने वाले होते हैं। तभी उस महिला ने अपने एक मिलने वाले को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद पूछा कि मैं एक न्यूज़ देख रही हूँ, 9 दिसंबर 2024 की शाम के आसपास का वक्त रहा होगा। ये जो न्यूज़ देख रही हूँ, क्या ये न्यूज़ इनकी जो हमारे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्या ये उसकी न्यूज़ है? बस महिला ने जब ये बात पूछी, कहा तुम्हें नहीं पता, पूरे देश को तो पता है, हर कोई तो इस बारे में बातें कर रहा है, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। दरअसल वो महिला इसलिए भी थोड़ा परेशान हो जाती है बात सुनकर क्योंकि जिसके बारे में न्यूज़ चल रही है, जो अतुल सुभाष की सास होती है, सास की वो बहुत अच्छी सहेली होती है। सहेली को नहीं पता है, पूरी दुनिया ज़माने को इस बात का पता है। वो कहती है कि बड़ी घाघ थी, उसने अपने बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया, जबकि मेरी बेटी की 4 साल पहले शादी हुई थी। मेरी बेटी के बारे में छोटी से छोटी बातें जानती थी, पूछती थी कि आखिरकार तुम्हारी बेटी के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं। और जब भी मैं इस फैमिली के बारे में बातें किया करती थी तो वो कहती थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इतना ठीक चल रहा है कि पूरा देश इस बात को जानता है। देश ही नहीं, विदेशों के वो लोग भी जानते हैं जो इस घटना से मोबाइल के माध्यम या किसी अन्य माध्यम से जुड़ चुके हैं। दरअसल बेंगलुरु में एक इंजीनियर जिसका नाम अतुल सुभाष होता है, 9 दिसंबर 2024 की सुबह एक सूचना मिलती है पुलिस को। पुलिस स्टेशन यानी कि एक व्यक्ति है जिसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, उसने अपनी जान दे दी है। और जान देने के पीछे की वजह कुछ इस तरह से आती है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ कुछ ऐसा किया है जिससे वो इतना तंग आ चुका है, इतना परेशान आ चुका है, जिसकी वजह से उसने कदम उठाया है। दरअसल जो अतुल सुभाष है, अगर हम उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये बिहार प्रदेश के ज़िला समस्तीपुर का मोहल्ला वैनी पूसा रोड का ये निवासी होता है और बेंगलुरु में AI का इंजीनियर होता है। इसके माता पिता गाँव में रहते हैं। भाई है विकास मोदी, वो भी 2019 में इसको मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की दिखाई देती है, इसका नाम निकिता सिंघानिया होता है। उसके बाद उससे बातचीत होती है, सिलसिला आगे बढ़ता है और कुछ ही वक्त के बाद में यानी कि 26 अप्रैल 2019 को इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद अभी ज़िंदगी मतलब पटरी पर आने वाली थी, लॉकडाउन आता है, आपस में किसी तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। पत्नी जब गर्भ से हो जाती है, इनकी उसके पेट में बच्चा पल रहा था और उसके बाद फिर घर वालों का भी दखल होती है, आना जाना होता है। तो यहाँ से कुछ ऐसे रंग रूप अब निकिता सिंघानिया के दिखने शुरू हो जाते हैं और पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है। पत्नी अपने बेटे को जन्म देती है, 20 फरवरी 2020 की ये बात है। उसके बाद वो अपने पति से
अलग हो जाती है और अलग आने के बाद फिर सीधा जौनपुर आती है और जौनपुर के शहर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराती है अपने पति, अपने ससुर के, सास के और देवर के खिलाफ कि जिस तरह से इन्होंने मुझसे दहेज की लगातार मांग कर रहे हैं और मोटा पैसे की मांग कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस सक्रिय होती है, एफआईआर दर्ज होती है, मामला कोर्ट पहुंचता है। अब यही मामला नहीं थमता है, निकिता सिंघानिया की तरफ से एक के बाद एक मुकदमे आने शुरू हो जाते हैं कि अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, मारपीट करते हैं। ये मेरे पिता की भी इन्हीं की वजह से मौत हो जाती है, इन पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। और धीरे धीरे करके जब 9 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, वो व्यक्ति लगातार बेंगलोर से जब जौनपुर की तरफ आ रहा है, जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको इतने चक्कर लगते हैं, वो थक जाता है, परेशान हो जाता है। जज के सामने एक बार बात चल रही थी, जज से कहता है कि जज साहिबा आप मेरी बात सुनिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि जब झूठे केस में कोई फंसता है तो वो बहुत मुसीबत में आ जाता है और कई लोग तो ऐसे हैं जो जान दे देते हैं। तो इतनी बात जब चल रही थी तो निकिता सिंघानिया कहती है कि तुम अपनी जान क्यों नहीं दे देते हो। अब इस बात को जब ये बात निकिता ने बोला तो जज साहिबा बताते हैं कि वो हंस रही थी, सुन रही थी, उन्हें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते। जब वो व्यक्ति जाता है, यानी कि जाने से पहले लगभग 24 पन्नों का एक पत्र लिखता है और पत्र में पूरी कहानी बयां करता है। 1.5 घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसमें कई लोगों को कटघरे में खड़ा कर देता है और कटघरे में खड़ा करने के बाद वो ये भी जाहिर करने की कोशिश करता है कि किस किस ने उसके साथ ये छल किया है और किस किस की वजह से ये फंसा है। वो जान देता है, मामला फिर सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है और जैसे मामला वायरल होता है तो इस अतुल सुभाष का जो छोटा भाई होता है विकास मोदी, इसकी तहरीर के आधार पर आखिरकार बेंगलुरु के एक थाने में मुकदमा, मराठी हल्ली थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता है और मुकदमा दर्ज होता है पत्नी निकिता सिंघानिया के खिलाफ, सास निशा सिंघानिया के खिलाफ, साला अनुराग सिंघानिया के खिलाफ और चाचा ससुर जो होते हैं सुशील सिंघानिया के खिलाफ। एक तरफ जब मामला लगातार वायरल हो रहा था, एक महिला जो उसको भी पता चल जाता है और साथ ही मीडिया वाले जब इसके परिवार की हिस्ट्री खंगालने की कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि जो निशा है उनके पिता, इनका नाम मनोज होता है और मनोज हर 3 भाई होते हैं। 3 भाई में सुशील सिंघानिया, विनोद सिंघानिया और मनोज सिंघानिया। हद तो तब हो जाती है जब अतुल सुभाष और नितिका सिंघानिया की शादी होती है तो विनोद सिंघानिया को इस बारे में पता ही नहीं था कि इनकी शादी भी हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। परिवार की जो सगा ब्लड रिलेशन वाला था उस तक नहीं बताया था, यानी कि वो अपने जो राज थे वो राज कुछ इस तरह से छुपा के रखते थे। मामला वायरल होता है, उसके बाद फिर बेंगलुरु पुलिस पर दबाव पड़ता है और बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जब कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जौनपुर में यहाँ पर आते हैं और जौनपुर में आने के बाद इनके घर पे एक नोटिस चस्पा करते हैं और ये कहा जाता है कि आप अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए जो भी कोशिश कर सकती है वो करेगी। लेकिन ये लोग भाग जाते हैं इधर उधर, जहां मौका मिलता है वहाँ रफू चक्कर हो जाते हैं, घर का ताला लगाते हैं, निकल जाते हैं। अब पुलिस पे लगातार दबाव पड़ रहा था, सोशल मीडिया पर मामला लगातार हाईलाइट हो रहा था। ऐसी स्थिति में न केवल निकिता, उसकी माँ, उसके भाई या फिर उसके जो कई रिश्तेदार होते हैं, इन रिश्तेदारों के भी फ़ोन जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर लगा दिए जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिरकार वो कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। जब कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही थी तो पता चलता है कि निकिता सिंघानिया ने अपने किसी रिश्तेदार से बातचीत की थी। जिस रिश्तेदार से बात की थी उसका नंबर भी सर्विलांस पर लगा हुआ था और पुलिस ने उसे 14-15 दिसंबर 2024 की रात को गिरफ्तार कर लिया गुरुग्राम से। गुरुग्राम में एक पीजी होता है, पीजी में वो रुकी हुई थी। वहाँ पर जब जाके पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दबिश दी तो वो मिल जाती है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई किधर है। माँ और भाई के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में वो छुपे हुए हैं एक होटल के अंदर। अब ऐसी स्थिति में वहाँ से कि भाग ना जाएं, तभी पुलिस ने 2 पुलिस वालों को उनका भेष बदलकर एक को डॉक्टर बनाया, एक को नर्स बनाया और सीधा वहाँ उस जो होटल होता है उसमें होटल में पहुंचा देते हैं। अब वो किसी बहाने से उस रजिस्टर में जिसमें सिग्नेचर करते हैं, आमद दर्ज कराए जाते हैं कि हमने इस तरह से ये कमरा लिया है, तो वहाँ पर वो चोरी की निगाह से देखते क्या है कि जो निकिता की माँ और उसका भाई होता है, कमरा है, कमरा नंबर 111 में वो छुपे होते हैं। अब यहाँ पर रेड डलती है और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को, यानी कि निकिता, उसकी माँ और उसके भाई को एक ही बात समझाई जाती है कि आपके चेहरे पूरे देश भर ने लोगों ने पहचान लिए हैं, आपको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ज़रा से भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो पब्लिक तुम पर टूट पड़ेगी और शायद तुम्हारी जान जा सकती है, इसलिए जो हम कहते हैं वही बात मानना, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब पुलिस को खतरा लग रहा था, इसलिए वो ट्रेन से इन्हें ले जाना नहीं चाहते थे, इनको वो प्लेन से यानी कि हवाई जहाज़ से लेना चाहते थे। और जब ये
कहा गया उनसे कि अपने आप को छुपाने की कोशिश करना, भीड़ का हिस्सा बनने की बिल्कुल कोशिश मत करना। जैसा जैसा इन तीनों को समझाया जाता है वैसे वैसे ये बात मान लेते हैं। हालांकि एफआईआर के अंदर चाचा ससुर का भी नाम होता है, लेकिन उनकी उम्र 69 साल के आसपास होती है और 69 साल होने की वजह से वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं, याचिका दायर करते हैं और उनका जमानत याचिका को मंजूर कर लिया जाता है, क्योंकि उम्र को देखते हुए 4 सप्ताह की उनको अंतरिम ज़मानत मिल जाती है और 4 सप्ताह के बाद आखिरकार क्या होगा वो 4 सप्ताह के बाद तय हो सकेगा। लेकिन जब तीनों को इन्हें प्लेन से बेंगलोर लेके जाते हैं, अब इनसे सवाल जवाब किए जाते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, क्या बात है। तो जब बात पूछने वाली बात आती है तो तीनों ने एक ही जवाब दिया कि हमारा तो इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि हम तो मेरी बेटी 3 साल से अलग हो चुकी है अतुल सुभाष से। जब अतुल सुभाष से 3 साल से अलग हो चुकी है, मुलाकात है ही नहीं, तो हमने उन्हें किस वक्त उकसाया। हमने जब बात आती है कि तुमने पहले तो 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और 1 करोड़ से बढ़ के वो 3 करोड़ हो जाती है। मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, उसने बिल्कुल सच बोला है। इसके बारे में क्या आपका कहना है? तो इस बीच में जो निकिता होती है वो कहती है कि मेरा पति तो मेरा खुद शोषण कर रहा था और वो शोषण कर रहा था इसलिए मैंने उसका साथ छोड़कर अपने आप घर चली जाती है और घर आने के बाद फिर अपना काम धंधे में जुट जाती है। वाकई हाँ, मुकदमे ज़रूर किए थे, लेकिन मेरा इस मामले में उसको उकसाने के लिए इस तरह की कोई बात थी नहीं। लेकिन जिस तरह की वो बातें कर रही है उस तरह से लगता है कि वो कितने सलीकेदार है, कैसी है। लेकिन जब मीडिया वालों ने उसके घर पर जाकर बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया था कि तुम अगर किसी ने भी ये सब चलाने की कोशिश की या फ़ोटो लाने की कोशिश की तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा, अंजाम बुरा होगा। तो पुलिस के सामने वो कुछ और रूप धारण कर लेते हैं और जब बात आती है मीडिया के सामने तो कुछ और रूप धारण कर लेते हैं और अतुल के सामने शायद इनका और भी विकराल भयंकर रूप रहा होगा। अब क्योंकि अदालत जो चलती है वो सबूतों के आधार पर चलती है और विकास जो मोदी है, जो इसका अतुल सुभाष का भाई है, वो कह रहा है कि सबूतों के साथ तो छेड़छाड़ हो रही है। यदि छेड़छाड़ हो जाती है तो सबूत अगर बचा नहीं तो जाहिर सी बात है निकिता और उसकी माँ, उसका भाई शायद बच जाएंगे या फिर अलग निकल जाएंगे। लेकिन जो जांच के दायरे में ये 5-6 लोग हैं, जिसमें जज हैं, पेशगार, सास, साला, पत्नी, चचिया, ससुर। जो जज है उसके बारे में बताया जाता है कि जब इन्होंने पेशगार से बातचीत होती है तो 3 लाख रुपए की डिमांड होती है और जब जज से बातचीत होती है तो 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी जाती है। ऐसा अतुल सुभाष ने आरोप लगाया था। इस मामले की भी जांच पड़ताल की जा रही है। पेशगार के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी भी जांच की जा रही है और सास, साले और तुम्हारे इन सब का जो रोल है, जैसे जैसा उस 24 पन्नों में लिखा हुआ है, उनके एक एक पहलू की जांच पड़ताल की जा रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा लगातार चल रहा है। लेकिन एक चीज़ है, एक बात है, जो 4 साल का पोता है वो पूरी पिक्चर में कहीं दिखाई ही नहीं देता है। जब पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार किया था, साले को, सास को और तुम्हारे की निकिता सिंघानिया को, तो उनसे एक ही बात पूछी थी कि व्योम, यानी कि व्योम तुम्हारा बेटा कहाँ है, जो 4 साल का बेटा है, और जूनियर अतुल कहाँ हैं। जब उसके बारे में पूछा जाता तो वो कहते हैं कि वो सुरक्षित है, सही है। तब जाकर पुलिस को यकीन नहीं होता और पुलिस कहती है कि जब तक हम उसे देख नहीं लेंगे, जब तक उसको आमने सामने यानी कि वीडियो कॉल या किसी माध्यम से आप दिखाइए, हम जब तक देख नहीं लेंगे, क्योंकि एफआईआर में उसका कोई हवाला नहीं है कि उसका कोई दोष नहीं है, वो तो बच्चा है। इस पूरी कहानी में जब तक पुलिस ने उसको देख नहीं लिया, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ पर सुरक्षित है। अब ऐसी स्थिति में जब ये अतुल सुभाष जाता है, अपनी जान देता है, तो उसमें एक बात कहता है कि मेरी पत्नी मेरे बेटे की सही से परवरिश नहीं कर पाएगी, इसलिए मेरे बेटे की परवरिश मेरे पिता, मेरी माँ के द्वारा होनी चाहिए। तो कम से कम जैसे कि केस लंबे चलते रहते हैं, सबूत मांगे जाते हैं, तारीख पे तारीख पड़ती रहती हैं। यदि इस बच्चे के बारे में बात करें तो व्योम के बारे में तो कम से कम सरकार को, जिस तरह से इस लड़के के पिता हैं पवन मोदी, उन्होंने साफ साफ, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर तेजस्वी यादव हों, इन सभी से अपील की थी कि कम से कम मेरे पोते को तो दे दी जाए। मैंने तो अपने पोते को सिर्फ एक ही बार देखा है, उसे तो कभी गोद में खिलाने का अवसर भी नहीं मिल पाया। यदि हमारी इस वीडियो के माध्यम से, बल्कि जो पब्लिक भी यही चाहती है कि कम से कम उस पोते के बारे में तो जल्द से जल्द समाधान निकलना ही चाहिए। जो उसके पिता हैं वो इस दुनिया में है नहीं, माँ उसकी जेल में चली गई है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है। उसके बाद ये तय होगा कि उन्हें कितने दिन रखा जाएगा, कितने दिन नहीं रखा जाएगा। तो कम से कम पोते के बारे में तो डिसाइड कर देना ही चाहिए। और